गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? चलिए, आपके कोर्स में एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फिलोसफिक पोएम वी विल डिस्कस टुडे। आज हम इसकी बात करेंगे। एंटाइटल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएम आपकी जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम है बाय जॉन कीट्स। पब्लिश और रिटन हुई है 1818 में बाय जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स की यदि बात करें बच्चों, तो इस पोइट का जन्म 1795 में हुआ और 1821 में इसकी डेथ हो गई। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये पोइट रहा और कितने 25 इयर्स एज में इसकी डेथ हो गई। देखो, हम कुछ इंट्रोडक्टरी डिटेल्स लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी पोएम को सपोर्ट मिलेगा और फिर लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस में आंसर के लिए हेल्पफुल होगी। कवि का जन्म बोर्न इन 1795 इन लंदन हुआ एंड डाइड इन 1821 इन रोम। इस पोइट के लिए ये बहुत, चाहे आप स्कूल लेवल पे, कॉलेज, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव पर्पस से, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जन्म तो कहाँ हुआ बच्चों? लंदन में हुआ और इसकी डेथ कहाँ हुई? रोम में एट द एज ऑफ 25। ओके, डाइड ऑफ टीबी। एक जो सबसे बड़ी याद रखने वाली बात है वो ये है कि इस पोइट की डेथ टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस से हुई। रोमांटिक पोइट है ये और पोइट ऑफ रोमांटिक एज, सेकंड फेज। आप जब बड़े स्तर से पढ़ेंगे तो रोमांटिक एज के 2 फेज मिलेंगे, तो ये सेकंड फेज का पोइट है। सेकंड फेज में कौन थे? बायरन, शैली और लास्ट जो आपका है मीन्स जॉन कीट्स है। इसके बारे में एक जो है लाइन कही जाती है, लास्ट टू बोर्न एंड वेरी फर्स्ट टू डाई ऑफ द रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक पोइट्स का एक ऐसा कवि रहा जो इस एज के अंत में जन्मा और बहुत शीघ्र अल्पायु में 25 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई। नॉन फॉर सेंसुअसनेस, ये जो स्पेशली सेंसुअसनेस के लिए हेलेनिज्म, सिंबोलिसिज्म एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, इनके लिए ये विशेष रूप से आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। इस पोइट ने मीन्स जॉन कीट्स ने ओड्स लिखे, सोनेट्स लिखे, नरेटिव पोएम्स एंड एपिक पोएम्स लिखी। ये सब इसने लिखा। अब आपको ये जानना जरूरी है, ओड्स क्या होता है? ऐसी कविता जो किसी को संबोधित की गई हो, नंबर 1। सोनेट क्या है? 14 लाइन की पोएम जो लव, रोमांटिक किसी भी थीम पर लिखी जाती है। नरेटिव एक डेस्क्रिप्टिव पोएम और एपिक महाकाव्य, ऐसी पोएम्स इसने लिखी। ही इज ग्रेव। अब एक बहुत बड़ी बात जो हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स को समझना भी है और याद भी रखना है, क्या? कि उसकी जो कब्र है उस पर लिखा हुआ है, इसकी ग्रेटनेस को दिखाता है। क्या? Here lies one whose name was written in water. यहाँ वो दफन है जिसका नाम पानी पर लिखा गया। That means एक ऐसा करिश्माई कवि जिसने अपनी बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े रिकॉर्ड दर्ज किए, ये इसका मीनिंग और हास्य है। बात करो आप यदि पोयम की, ये जो पोयम जिसको हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, उसके बारे में अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंटाइटल्ड जो पोयम है, एक्सेप्ट फ्रॉम कीट्स पोयम, ये कीट्स की अन्य पोयम रही है। उस पोयम का नाम है एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस। पोइटिक रोमांस जिसका प्रकाशन 1818 में हुआ, इसमें से ली गई है। ओके,
इसमें भी आप ये देखो, एक बात ध्यान रखने की है कि इसकी 4 बुक है। एंडीमियन जो पोयम है, एपिक पोयम है जॉन कीट्स की, उसकी 4 बुक है। उसमें से पहली बुक में से ली गई है। और हमारी जो पोयम हमारे कोर्स में है, ये ओपनिंग लाइंस है। फर्स्ट बुक ओपनिंग लाइंस, ओके। बेस्ड ऑन मिथोलॉजी, ये एक मिथक पर, एक मिथोलॉजी पर बेस्ड है। मिथोलॉजी क्या है? दंत कथा, एक कथा पर डिपेंड है। और क्या है? एंडीमियन की एक कथा पर डिपेंड है। एंडीमियन कौन था? अ शेफर्ड, एक शेफर्ड, एक गडरिया था। अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गोडेज। उस कथा में, उस मिथोलॉजी में क्या कहा गया कि उसे गॉडेज ऑफ मून का सपना आता है और उसे वो प्यार करने लगता है और उसकी खोज में निकल जाता है। ये इसकी मिथोलॉजी है। पोयम पब्लिश्ड इन 1818। अब यहाँ ये बात आती है कि इस पोयम का स्पेशल कई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मिलता कब पब्लिश हुई, लेकिन ये एक एंश्योर्ड और एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि एंडीमियन 1818 में प्रकाशित हुई और उसकी पहली बुक में से ये पोयम है। तो दैट मीन्स ये भी 1818 में पब्लिश हुई। रिटन राइम्ड कपलेट्स, ये बात आप जान लीजिए। और आयमिक पेंटामीटर, 2 बातें आपको पोयम में स्ट्रक्चरल ध्यान रखनी जो समझ आएगी। राइम्ड कपलेट्स यानी 2-2 लाइन ऐसी होगी। कपलेट मीन्स 2 लाइन स्ट्रेंजर, 2-2 लाइन की राइम मिलेगी। आप जब पढ़ेंगे तो आप देखना लास्ट का जो वर्ड है जिससे हम राइम निकालते हैं, तो 2-2 लाइन के आपकी राइम मिलेगी। फर्स्ट टू सेकंड, थर्ड टू फोर्थ और फिफ्थ सिक्स, इस तरह से इस ऑर्डर में मिलेगी। आइमिक पेंटामीटर बेसिकली जो कि बहुत जरूरी है पोइट्री के लिए, इसमें आइमिक पेंटामीटर मिलेगा। एन एक्सट्रैक्ट part of Endymion book first. There are the 4 books of this long narrative epic poem, narrative poem. ये आपके इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इस पोएम में सपोर्ट करेगी। अब बहुत शॉर्ट में आप बात कर लो जिससे हमें समझ में आए कि थीम क्या है पोएम का, है ना बच्चों। और आपको याद है मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं जैसे बाई चांस ये आपकी पोएम है बच्चों, ये थोड़ी देर के लिए समझ जाओ ये पोएम है। तो पोएम में थीम क्या होगी? जैसे हम दूसरे शब्द में कहेंगे सेंट्रल आइडिया। तो जैसे ये पूरी पोएम बच्चों, ये पूरी पोएम का ये सेंट्रल आइडिया, मुख्य बिंदु, थीम से मतलब है मुख्य बिंदु क्या है। तो इसके मुख्य बिंदु की जब हम बात करेंगे कि इसकी थीम क्या है पोएम की, थीम है लव फॉर नेचर। एक बात तो यह आएगी इसमें कि प्रकृति के प्रति प्यार, इट हैज हीलिंग पावर। और जो प्रकृति है इसमें सभी चीजों को हीलिंग से मतलब है ठीक करना, उनको सुधारना, इलाज करना। प्रकृति में सबका इलाज है। दैट इज द रियल फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी, और यही अमरता का मुख्य मार्ग है। इसी से मीन्स यदि किसी व्यक्ति में नोबेलिटी है, उसकी नोबेलिटी क्या है? ब्यूटी है, तो उसी से वो अमर होता है। ये इसका आपका थीमेटिक आपका मैसेज देख लो इस पोएम में। यदि हम पढ़ेंगे तो पोएम का मैसेज क्या है, जैसे हमारे क्वेश्चंस भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं में से आंसर्स बनेंगे। क्या? अकॉर्डिंग पोइट के मुताबिक इस पोएम में ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजें, नेवर लूज देयर चार्म। यहां सुंदर चीजों से बच्चों फिजिकल ब्यूटी से नहीं है। फिजिकल ब्यूटी तो क्या होती है? डिकेज इन द क्रूअल हैंड ऑफ टाइम, समय के निर्दयी हाथों खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ ब्यूटी से मतलब है नोबेलिटीज, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसान के गुण, उसकी अच्छाइयां। तो वो क्या मैसेज क्या दे रहा है कि ये कभी भी खत्म नहीं होती,
इनका चार्म खत्म नहीं होता, इनका आकर्षण कभी भी खत्म नहीं होता। देयर लवलीनेस, और इनकी सुंदरता इंक्रीजेस विद टाइम एंड रिमेन्स द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और ये क्या है, समय के हाथों समय के साथ बढ़ती जाती है, घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, और यही खुशी का मुख्य स्रोत है। ये आपकी पोएम से रिलेटेड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशंस है। अब आप आओ पोएम को टेक्सचुअल लेते हैं। आपको बहुत सारी पोएम्स में हमने बहुत सी चीजें, लिटरेरी फिगर्स है, पोइटिक अप्रोचेज है, ये बहुत क्लियर करके हम डिस्कस करते हैं, है ना। आज हम थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं ताकि इससे आपकी जो कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी पता लगे कि आप केवल सुनते ही है, समझते भी है, और यदि किसी चीज को, कंसेप्ट को समझा है तो दूसरी चीज को भी हम जल्दी पकड़ सकते हैं। देखो हमने कहा था ना कपलेट, राइम्ड कपलेट, तो यहाँ पहले देख लो फॉर एवर, साउंड एवर और नेवर। इसको आपने ए दे दिया बच्चों तो फिर ये भी ए हो गई। इसको आपने देखो कीप अलग आ गई, इसको बी दे दिया तो देखो स्लीप, ये भी बी हो गई। इसको दिया ब्रीदिंग, सी दे दिया तो ये भी आपका रिदिंग सी हो गया। इसको अर्थ, वापस आप देखो डी दे दिया तो ये भी डर्थ, डी दे दिया। आप समझ गए आप कि ये राइम जो है कपलेट राइमिंग है, मीन्स कपलेट दो लाइन एक दूसरे में मिलती है। क्लियर है। अगला हम बात करेंगे कि ये जो है आपकी आइम्बिक पेंटामीटर है। इसमें आइम्बिक पेंटामीटर, यू नो, पेंटामीटर का मतलब टेंसिलेब्लिक है, आइम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड है। ये हम किसी पोएम में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। यदि आप बहुत अच्छा लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत डिटेल समझना चाहते हैं, तो मैं आपको आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, हमारे इस चैनल पर इस तरह के हमने बहुत सारी डिटेल में वीडियोज है वहां पर, हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़े, स्ट्रक्चरल क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स है, और थीमेटिक टेक्सुअल क्या क्या एस्पेक्ट है, वहां आप जाएं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बच्चों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसमें एक चीज और मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ देखो फॉर एवर, यहाँ कोई आपका पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है। आप समझ गए। इसका मतलब है थ्रू आउट ये पोएम एंजाममेंट में लिखी गई है, एंजाम और मेंट में लिखी गई है, एंजाममेंट का प्रयोग हुआ। एंजाममेंट से मतलब है पोएम की लाइन जो पंक्चुएशन से यानी एंड नहीं होता, यहाँ का मीनिंग यहाँ शिफ्ट होता है अगली पोएम की लाइन में, ठीक है, अगली लाइन में पोएम की में, उसको हम एंजाममेंट बोलते हैं। कवि कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अच्छाई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से मतलब अच्छाई, उसका क्या मतलब है, नोबेलिटी, गुण क्या है, ये सदा का आनंद है, खुशी है। इट्स लवलीनेस, इसकी लवलीनेस इंक्रीजेस, ये बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी खत्म नहीं होती, है ना। आप देखो इसमें जैसे आई है, ये आई है आपका, ये आई है यहाँ पर, ये तो ये इसको और इसको ले लो आप, दोनों आपका वावल है, और वावल आई का साउंड भी वही है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा आपका एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस, तो यहाँ पर एसोनेंस है। बट विल कीप बार क्वाइट फॉर अस, बार का मतलब तो यानी आपका प्लेस, ओके, रेजिडेंशियल से मतलब है क्वाइट फॉर अस से मतलब है ये अपना स्थान बनाए रखती है। अब देखो ब्यूटी का यदि बार है तो क्या हो गया, ब्यूटी का कोई घर होता है क्या,
या पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, पर्सोनिफाइड किया गया। ओके, एंड अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, है ना। जब आप नोबिलिटी होती है, सुंदरता होती है, तो वो क्या है, एक खुशी का सोर्स है और ये बढ़ती जाती है और इससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। आया ना, स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और क्या होता है, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग से मतलब है, यूं कह दो, शांत रहता है व्यक्ति जब उसमें अच्छे गुण होते हैं, सुंदरता होती है, खुशी देती है और उसमें किसी भी तरह के, यानी उसमें मेंटली एंड फिजिकली किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं रहता। यहाँ इसका हास्य आया ना, यहाँ पर हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग से मतलब है कि वो शांति में सांस लेता है, शांति से सांस लेता है, स्वास्थ्य का आनंद लेता है। मीन्स नोबिलिटी गिव्स कंफर्ट्स। नोबिलिटी क्या करती है, कंफर्ट से देती है। देयरफॉर, अब देखिएगा यहां देयरफॉर, ये तो बात बताई आपको नोबिलिटी का, डिग्निटी ऑफ नोबिलिटी बताई, लेकिन अब उसका एज ए रिजल्ट है, पोइट क्या कह रहा है, ऑन एवरी मोरो नेक्स्ट डे, क्या, आर वी रीडिंग, मेटाफर का प्रयोग किया है, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम क्या करते हैं, जब हम शांति में होते हैं, स्वास्थ्य से हम स्वस्थ होते हैं, मन से हम स्वस्थ होते हैं, हमारे गुणों की खुशबू, हमारी सुंदरता की खुशबू चारों ओर फैलती है, तो क्या होता है, हम सपने बुनते हैं। या फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का क्या मतलब है, फूलों की माला, ऐसा तो यूं लोग है, लेकिन फ्लावरी बैंड का मतलब है, मेटाफोरिकल कवि बोल रहा है, बाइंड अस टू द अर्थ, जिस धरती पर हम खुशियों के सपनों खुशी के दुनिया में, हम आनंद की दुनिया में रहते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब है डेस्पेयर, है ना। डेस्पेयर, किसी तरह की निराशा हमें नहीं होती। क्यों होगी भाई, जब हम बहुत अच्छी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट है, ड्यू टू नोबिलिटी, हमारे सुंदरता से, तो उससे क्या होता है, निराशा बिल्कुल नहीं आती। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यहाँ देखो, यानी इन ह्यूमन, अमानवीय रहकर जो हमें निराशा के गुण आते हैं, वो सब दूर चले जाते हैं। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था, नेचर हील्स, हीलिंग पावर, नेचर हैज हीलिंग पावर, क्योर्स, अल्टीमेटली क्योर्स, नेचर मानव की तमाम निराशाओं और हताशाओं का वो क्या करती है, इलाज करती है। वो मेंड्स, नेचर मेंड्स द ओल्ड सोरोज ऑफ द ग्लूमी डेज। अब बच्चों, हम आपके स्तर से बात कर रहे हैं, 12th स्तर एनसीईआरटी की, जो आपके 12th स्टैंडर्ड में जो है, अदरवाइज इसमें अंडरलाइंग मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग बहुत है। हम केवल, ये पोयम आपकी ग्रेड 2 आरपीएससी में भी है, वहां हम अलग स्तर से इसको डील करेंगे, उसमें बहुत डीप डेप्थ आपकी इंफॉर्मेशन हमें डील करनी पड़ती है। यहाँ सिंपली हम आपको बात कर रहे हैं, ग्लूमी डेज से क्या मतलब है, इसमें पोइट का स्वयं का भी है और संसार का भी है। तो हमारी जो निराशा के दिन है, वो सारे क्या हो जाते हैं, ये प्रकृति हील करती है। ऑफ ऑल अनहेल्दी, आप देखो अनहेल्दी, हमने पोइट के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि कवि को टीबी था, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे जाकर कवि ने क्या महसूस किया, संसार से एक्सपीरियंस क्या लिया, इसकी बिलविड जो थी, उसने आगे जाकर ड्यू टू फाइनेंशियल पॉवर्टी, फाइनेंशियल और आपका हेल्थ इश्यूज की वजह से आगे जाकर उसने रिजेक्ट कर दिया था। कवि ने बहुत सारे इस तरह के संसार के बुरे रूप देखे,
और वो कविताओं में झलक रहे। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, हम जब स्वास्थ्य की दृष्टि से या डार्कन्ड डेज का मतलब है मीन्स मिजरी डेज, है ना, रेनी डेज, हमारे परेशानियों के जो दिन होते हैं उसमें हम किससे सिंपैथाइज होते हैं? इट्स ओनली नेचर, प्रकृति ही हमारे साथ सिंपैथी बरतती है। मेड फॉर अर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी। ये सब दुनिया के अलावा क्या एक ही चीज होती है, या तो वो हमारी नोबेलिटीज है, और नोबेलिटीज इन द आईज ऑफ द नेचर, प्रकृति की नजर में वो क्या करती है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब है कवर, निराशा, मेटाफोरिकल बात कर रहा है कवि, निराशा का जो पर्दा है उसको उठाती है। हमारी जो सुंदरता है, हमारी जो अच्छाइयां हैं, वही क्या करती है? निराशा के बादल छांटती है, से मतलब है निराशा को दूर करती है। फ्रॉम अर डार्क स्पिरिट्स, देखो भाव यदि हम बात करते हैं डार्क स्पिरिट से, वही वह हमारा यानी स्पिरिचुअली वेन एवर वी बिकम वेरी डेस्पेयर, वेरी होपलेस, तो उसको सच द सन, जैसे द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। यहां पर हमें निराशा के बादल, जैसे बादलों से सूरज ढक जाता है तो क्या होता है? डार्कनेस हो जाता है। लेकिन जब बादल लड़ते हैं तो सूरज की वापस चमक नजर आती है। मून, ट्रीज, क्या ये वापस फिर क्या करते हैं? स्प्राउट होता, सृजन होता है। इन सारे नेचुरल एग्जाम्पल से पोइट क्या कहना चाहता है बच्चों? कवि ये कहना चाह रहे हैं जब कभी भी हम निराशा में होते हैं तो एक हमारी अच्छाई होती है जो हमें निराशा के बादलों से निकालती है। नेचुरल एग्जाम्पल, द मून का एग्जाम्पल, ट्रीज स्प्राउटिंग, और हमारा द सन का एग्जाम्पल देके शेडी बून। शेडी बून से मतलब है जो हमारे अंदर छिपा हुआ, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। सिंपल शीप, यहां पर एंडीमेन जो है शीप शेफर्ड, यहाँ शीप से मतलब है वे लोग फुल ऑफ सिंप्लिसिटी, जो सादगी से भरे होते हैं उनकी बात की जा रही है, जो नोबेलिटी से भरे होते हैं। कैसे? एंड सच आर डैफोडिल्स, और ये डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स ये वर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में यूज किया, जिसको यहाँ करता है डैफोडिल्स काइंड ऑफ फ्लावर। लेकिन यहाँ मेटाफोरिकल है कि ऐसे लोग जो फुल ऑफ नोबेलिटी, फुल ऑफ सिंपलिसिटी होते हैं, उनकी सादगी ही हमें क्या करती है? निराशा से दूर करती है। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स, और खुशियों के साथ ग्रीन वर्ड है ना, दे लिव इन क्लियर रील्स। रील्स का मतलब तो झरने होते हैं छोटे, रिवलेट्स, लेकिन यहाँ खुशियों से वो जीते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मैक, और फिर वो आनंद से जिंदगी जीते हैं। मैं इसमें आपको लिटरेरी फिगर्स और ये आपको हाईलाइट नहीं कर रहा, आप खुद देखना। गेंस्ट द हॉट सीजन, यहाँ हॉट सीजन का मतलब है यानी डेज ऑफ द डेस्पेयर, डेस्पेयर पीरियड, है ना, द माइंड ऑफ फॉरेस्ट ब्रेक, और वो हमारा जो चारों तरफ निराशा जो हमें छा जाती है वो हट जाती है। रिच विद द स्प्रिंकलिंग, और फिर आशा की किरण ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, है ना, आशा, निराशा के बाद आशा, साइकिल ऑफ द वर्ड फुला है ना यहाँ पर। स्प्रिंगिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और मस्क रोज के खुशबू फैलती है, अच्छाई की खुशबू फैलती है, और फिर हम क्या हो जाते हैं? फुल ऑफ हैप्पीनेस, निराशा के बादल छट जाते हैं। एंड सच टू इज द
ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और यही है जो हमें क्या करती है, निराशा से बहाल करती है। ऐसे मतलब है ब्रिंग आउट फ्रॉम डेस्पेयर द वर्ड ऑफ होपलेसनेस। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, सारी वो प्यारी कहानियां जो हमने सुनी। कौन सी कहानियां? स्टोरीज ऑफ द नोबेलिटीज। और हमने सुना है कि लोग किसमें, नॉट इन डेड बट दे लिव इन डीड्स। मनुष्य दिनों से, समय से जिंदा नहीं रहता संसार की नजरों में, वो अपने कार्यों, डीड से जिंदा रहता है। और ये कहानी हमने सुनी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, मेटाफर का प्रयोग हो रहा, इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक से मतलब अमरता प्राप्त करते हैं। पोरिंग unto us from the heavens brink, कहाँ से? स्वर्ग से। यानी ईश्वर की इस जो है अच्छाई की, जो ईश्वर की जो मेहरबानी है उसको हम पाते हैं और इस तरह से हम जीवन जीते हैं। मैंने आज ये देखने के लिए कि आप कितना पढ़ते हैं, स्पीडली इसको किया। यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, यदि आपको समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताएं। आई होप यू हैव द use of these videos and it will be very useful. Thank you for watching.